हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 2025 पीवाईक्यू सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग एसी सर्किट इस टॉपिक पे सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। तो करीब करीब हर सेशन में 2 से 3 क्वेश्चन, एवरेजली 3 क्वेश्चन आए थे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सिंपल पीवाईक्यूज थे, है ना। जिन लोगों ने 2023-24 के पीवाईक्यूज ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं उनके लिए तो ये एक रिपीट टेलीकास्ट होगा, है ना। तो अगर तुम लोगों ने 23-24 नहीं देखा है तो अगर वो पहले देख लिया और फिर 24-25 के देखे तो तुमको ऐसा लगेगा कि वही क्वेश्चंस रिपीट हुए। सो चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पीवाईक्यू। तो पहला पीवाईक्यू इट स्टेट्स दैट अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, है ना। हमेशा याद रखो ये जो चीज होता है ये आरएमएस वोल्टेज होता है ना। इट इज ऑलवेज आरएमएस वोल्टेज, ठीक है। द सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस ऑफ 80 ओम, inductance of 70 ohm and capacitance inductive reactance of 70 ohm and capacitive reactance of 130 ohm। पावर फैक्टर पूछा है ना। पावर फैक्टर x है तो पावर फैक्टर की वैल्यू बताओ। पावर फैक्टर जो होता है x वो होता है cos phi, जिसका फॉर्मूला होता है r/z, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को पहले z निकालना पड़ेगा। z का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc होल स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है? 80 स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी 130 या एक्सी माइनस एक्सएल कर लो तो ये आ जाएगा 60 स्क्वायर, है ना। तो इसका आंसर 80-60 का स्क्वायर करके सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा Z इज इक्वल टू 100 ओम्स। अब वैल्यू डाला, देयरफॉर X इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी 80 और Z की वैल्यू कितनी 100, तो आंसर आ गया 0.8। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 1। Question number 2. An alternating voltage E is equal to 100 root 2 sin 50t is connected to 2 microfarad capacitor through an AC ammeter, है ना। The ammeter reading is, अब यहाँ का कंसेप्ट क्या है कि एमीटर की रीडिंग हमेशा आरएमएस वैल्यू होती है, याद रखो। एमीटर ऑलवेज रीड्स आरएमएस वैल्यू, है ना। तो अब आरएमएस वोल्टेज निकालना है। हमको पता है ये जो 100 रूट 2 है ये पीक वैल्यू होता है। साइन के पहले जो होता है वो पीक वैल्यू होता है, उसको रूट 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। अगर अपन उसको क्या किससे डिवाइड करेंगे? रूट 2 से, तो हमको आरएमएस वैल्यू मिलेगा। तो 100 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 कैंसल, तो 100 वोल्ट्स, है ना। अब 100 वोल्ट्स आ गया, ये आरएमएस वोल्टेज आ गया। हमको आरएमएस करंट चाहिए, है ना, आरएमएस करंट। तो उसके लिए अपने को निकालना पड़ेगा एक्सी। एक्सी कैसे निकालेंगे? 1/ओमेगा c से। 1/ओमेगा यानी क्या रहता है? टी के पहले क्या है? 50। सी का वैल्यू कितना है? 2 माइक्रोफैरेड, है ना। 52 जा 100 यानी 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर -6। सॉल्व करने पे ये 10 टू द पावर 3 ओम्स आ गया। तो आई आरएमएस इज इक्वल टू ए आरएमएस अपॉन एक्सी। सॉरी, ये 10 टू द पावर 4 आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन का मिस्टेक है मेरा। 10 टू द पावर 4 ओम्स, ठीक है। अब ई आर एम एस कितना है? 100। एक्सी कितना है? 10 टू द पावर 4। ये एम्पियर में आंसर आया, तो ये आ गया 10 टू द पावर -2 एम्पियर। सारे ऑप्शन मिली एम्पियर में कन्वर्ट किया तो इसका आंसर आ जाता है 10 मिली एम्पियर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज I इज इक्वल टू, ये हो गया I0 साइन इतना एम्पियर। द करंट विल बी मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट टाइम एट, है ना। करंट मैक्सिमम कब होगा? कितने टाइम बाद करंट मैक्सिमम होगा? देखो, करंट मैक्सिमम तब होगा जब ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू π/2 होंगी। याद रखो ये कंसेप्ट है, ऐसे बहुत सारे पीवाईक्यूज आए थे, है ना। I इज इक्वल टू 3 साइन। करंट की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब ये जो एंगल है ये कितना रहता है? π/2। सब्स्टिट्यूट करते हैं, 50 πt प्लस π/4 इज इक्वल टू π/2। तो 50 πt इज इक्वल टू π/2 माइनस π/4, दैट इज π/4। पाई कैंसल, 50 इधर चला गया तो t का वैल्यू आ गया 1/200 सेकेंड्स। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4,
अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 450 ओम्स यानी ये R दिया हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस यानी L दिया हुआ है, इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, F दिया हुआ है, फेज डिफरेंस फाई निकालना है, सभी ऑप्शन tan में है, तुमको पता होना चाहिए फाई की वैल्यू होती है tan इनवर्स XL/R। एक्चुअली वो XL माइनस XC होता है, बट XC तो है ही नहीं ना यहाँ पे, C है ही नहीं तो XC भी नहीं रहेगा, तो XL/R। अब पहले निकालना पड़ेगा XL का फॉर्मूला 2 पाई FL, 2 पाई, F की वैल्यू कितनी है 150 बाई पाई, L की वैल्यू 1.5, पाई कैंसिल, तो XL का वैल्यू हो गया 225 और ये हो गया 450 ओम्स। सॉल्व करेंगे तो है ना 450 आ जाएगा। अब फाई की वैल्यू क्या है tan इनवर्स, XL कितना है 450, R कितना है 450, तो tan इनवर्स 1, तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इफ L इज द इंडक्टेंस ऑफ एंड R इज द रेजिस्टेंस देन द SI यूनिट ऑफ L/R इज। ये याद रखने लायक है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, और मैं तुमको आज बोलूंगा जो चीज मैं लिख के दूंगा वो याद रख लेना है ना। तो हमको यहाँ पे पूछा है कि L/R का यूनिट क्या है, हमेशा याद रखो L/R का यूनिट आएगा सेकेंड है ना, यानी इसके डायमेंशन आएंगे टाइम के, और R/L का यूनिट आएगा सेकेंड इनवर्स, और इसके डायमेंशन आएंगे फ्रीक्वेंसी के, याद रखो। तो हमको L/R पूछा है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, इन एन LR सर्किट इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना XL दैट इज √3 टाइम्स R। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, E का वैल्यू दिया है, पावर कंजम्पशन बताना है, Z का वैल्यू कितना आएगा √R² प्लस XL², √R² प्लस 3R², सॉल्व करने पे 2R आएगा है ना। तो पावर कंजम्पशन फॉर्मूला क्या रहेगा E0 I0 बाई 2 cos phi, या ERMS IRMS cos phi है ना। तो E0 बाई 2, I0 का वैल्यू E0 बाई Z और cos phi का वैल्यू R बाई Z, cos phi का वैल्यू कितना होता है R बाई Z, तो ये हो गया E0² R अपॉन 2 Z², सॉरी मैंने नॉट ऊपर लिख दिया, यहां पे चाहिए था, E0² R अपॉन 2 Z² कितना आ जाएगा 4R², एक R कैंसिल हो गया, तो E0² बाई 8R। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ गया ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, an AC source is applied to a LR circuit with XL की value 3R, power factor X1. Now capacitor with XC is equal to R is added in series to LR circuit and the power factor is X2. The ratio X1 by X2 is है ना। अब देखो पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर X इट इज है ना R by Z, यानी पावर फैक्टर X इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। तो नया पावर फैक्टर सॉरी X1 बाय X2 दैट इज इक्वल टू Z2 बाय Z1। अब Z2 यानी क्या है दूसरे बार का इंपेडेंस है ना। अब Z2 कैसे निकालेंगे, देखो Z1 का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। Z1 यानी क्या था सिर्फ LR था, तो स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस XL², स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस XL² का वैल्यू कितना है 9R², तो दैट इज इतना, तो √10 टाइम्स R। लेकिन Z2 कितना रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, R² प्लस XL माइनस XC 3R माइनस R दैट इज 2R का स्क्वायर, तो ये हो गया √5R², तो ये हो गया √5R। तो देयरफॉर X1 अपॉन X2 दैट इज Z2 अपॉन Z1 √5R अपॉन √10R को मैं √5 इंटू √2 इंटू R लिख सकता हूं, क्योंकि ये √5 कैंसिल हो जाएगा
तो बचेगा सिर्फ 1/√2। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, a coil of self inductance L is connected in series with a bulb and an AC source. Brightness of the bulb decreases when? Okay. अब देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान दो अच्छे से, है ना। ऐसा एक बल्ब है, ठीक है, ये एसी सोर्स है, ये ग्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे है ना, यहां पे एक कॉइल लगाया, है ना, कॉइल लगाया, है ना, कॉइल है बोलते हैं, एक्चुअली कॉइल है पहले से, है ना, कॉइल पहले से, सॉरी अभी क्या बोला है, ये कॉइल में हम लोगों ने, है ना। अब जैसे ही यहां पे हम लोग रॉड इंसर्ट करेंगे, है ना, ये एक आयरन रॉड है, आयरन रॉड इंसर्ट करने के वजह से यहां पे L इंक्रीज हो जाएगा। अब सपोज इसका सप्लाई V है, ये V बल्ब है, ये V कॉइल है। V कॉइल जो होता है वो होता है L di/dt, तो V कॉइल इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि L इंक्रीज हो गया है। अब V कॉइल इंक्रीज होने के वजह से V बल्ब डिक्रीज हो जाएगा, बल्ब का जो वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाएगा। बल्ब का वोल्टेज अगर डिक्रीज हो गया तो उसकी ब्राइटनेस भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ब्राइटनेस डिक्रीज होने का कारण क्या है? व्हेन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, a 20 ohm resistance, 10 milliohm Henry inductance and 15 microfarad capacitor are joined in series. When a suitable frequency alternating current source is joined to this combination, the circuit resonates. The resistance is made 1/3 the resonant frequency is. बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है दैट इज 1/2π√LC, है ना। अपन ने रेजिस्टेंस 1/3 किया, मतलब एफ आर, यहां पे मैं लिख सकता हूं डज नॉट डिपेंड ऑन आर, तो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, तो आर तुम चेंज भी करोगे तो एफ आर चेंज नहीं होगा, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। तो आंसर फॉर 9th इज क्वेश्चन ऑप्शन ए। A resistance of 200 ohm and inductance of 1/2π Henry are connected in series to a AC voltage of 40 volt and 100 Hz frequency. Phase angle अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, देखो ये R है, ये L है ना, और ये F है। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसका आंसर तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, है ना। फाई का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यूज किया, tan इनवर्स XL/R, ठीक है। तो होमवर्क है, सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। द रीडिंग ऑफ द एमीटर इन द फॉलोइंग सर्किट इज, तुम अगर ध्यान से सर्किट को देखोगे तो VL की वैल्यू 100 वोल्ट है, VC की वैल्यू 100 वोल्ट है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्योंकि VL इज इक्वल टू VC है, तो ये सीरीज रेजोनेंस हुआ, और सीरीज रेजोनेंस में Z की वैल्यू R होती है ना। ये RMS वैल्यू है, तो IRMS इज इक्वल टू ERMS/Z। ERMS कितना है? 300, R की वैल्यू कितनी है? 50। तो करेक्ट आंसर हो गया 6 एम्पियर, ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, एन AC EMF of peak value 230 volt and frequency 50 Hz is connected to a circuit with R 11.5 ohm, L 2.5 Henry and capacitor all in series. The value of capacitance C for the current to be circuit in maximum is, current in the circuit to be maximum मतलब रेजोनेंस, और वो भी कौन सा वाला? सीरीज रेजोनेंस, है ना। वैल्यू ऑफ C बताओ, है ना।
द वैल्यू ऑफ सी एंड मैक्सिमम करंट बताओ। ठीक है, चलो पहले सी निकाल लेते हैं। एफ आर का वैल्यू होता है 1/2π√LC, है ना। तो सॉल्व करने पे C इज इक्वल टू 1/4π² FR² L, 1/4π², π² की वैल्यू 10 लेने बोला है अपने को। FR² यानी 50² इंटू L की वैल्यू 2.5, है ना। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, है ना। अब ये फैरेड में आएगा, ऑप्शन किस में, माइक्रो फैरेड में, तो 10⁻6 कर डालेंगे तो फैरेड का माइक्रो फैरेड हो जाएगा। 4 इंटू 2.5 10, 10 10 100 इंटू 2 5 0 0, है ना। ये 2 0 इसको कैंसिल करके 10⁻2 बना देंगे, है ना। 10⁻2 यानी कितना हुआ 100, 100/25 यानी 4 माइक्रोफैरेड। 4 माइक्रोफैरेड का एक ही ऑप्शन है, बी टिक करके चले जाओ। फिर भी मैं तुमको करंट का वैल्यू बताता हूं सॉल्व करके। IRMS इज इक्वल टू ERMS बाई Z, लेकिन रेजोनेंस पे Z की वैल्यू कितनी होती है R, तो 230 अपॉन R की वैल्यू 11.5, तो ये हो गया 20 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, ओके, सेम क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क है, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था हम लोगों ने। इसका भी आंसर तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे, है ना, क्या है, कैसे सॉल्व करोगे। एवरेज पावर डेसिपेटेड P इज इक्वल टू E0 I0 बाई 2 cos phi का फॉर्मूला डालूंगे R/Z, I0 का फॉर्मूला डालूंगे E0 बाई Z, Z कैलकुलेट कर लूंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, R की वैल्यू दी है, C का वैल्यू दिया है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 200 वोल्ट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 250 रेडियन पर सेकेंड है। एट रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंसेस, है ना, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस यानी हमको निकालना है, हमको अभी यहाँ पे एक्सेल निकालना है ना। एक्सेल का फॉर्मूला क्या रहेगा, I इंटू सॉरी वोल्टेज अक्रॉस VL निकालना है, VL दैट इज I इंटू एक्सेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है अपने को, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पे एक्सेल इज इक्वल टू XC होते हैं। ठीक है, और I की वैल्यू होती है E/Z, और एक्सेल के जगह मैं लिख सकता हूं XC, लेकिन रेजोनेंस पे Z की वैल्यू कितनी रहेंगी R, और XC क्या रहेगा 1/ωc। सभी वैल्यूज है। E की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 200, रेजिस्टेंस कितना है 800, 1/ω कितना है 250, C का वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड है इसलिए 10⁻⁻6, है ना। 2 0 तो चले गए, 2 1 सा 2 4 सा, 4 इंटू 250 1000 हो गया, 1000 यानी 10⁻3, 10⁻⁻6, 10⁻⁻3 ऊपर गया 10⁻+3 अपॉन 2, डिवाइड करने पे 500 फोल्ड ये आंसर आ जाएगा। तो 14 का जो आंसर आ जाएगा हमारा दैट इज ऑप्शन डी। समझ में आया, सिंपल कैलकुलेशंस है। If maximum energy is stored in the capacitor at t equal to 0, then the time after which current in the circuit will be maximum is, है ना। अब ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे क्या बोला है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो सपोज कैपेसिटर पे चार्ज है Q, तो उसका इक्वेशन क्या लिख देता हूं मैं, Q इज इक्वल टू Q0 cos ओमेगा टी। Q cos ओमेगा टी आएगा क्योंकि t इक्वल टू 0 पे, है ना, चार्ज मैक्सिमम है, और t इक्वल टू 0 पे सिर्फ cos ही मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यहां पे cos आएगा, साइन लिखना मत गलती से भी। ठीक है, तो करंट का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा dq/dt। ठीक है, dq/dt कितना आ जाएगा, Q0 माइनस Q0 ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है,
अब करंट मैक्सिमम रहने के लिए, है ना, करंट मैक्सिमम लेने के लिए इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, है ना, करंट मैक्सिमम होने के, सॉरी, इसका वैल्यू π/2 होना चाहिए। और करंट जब मैक्सिमम रहेगा तो ओमेगा की वैल्यू कितनी रहेंगी, ओमेगा आर। तो व्हेन ओमेगा आर टी दैट इज इक्वल टू π/2, देन I इज मैक्सिमम। यानी इसका मतलब क्या है ना, ओमेगा आर यानी कितना है, 1/√LC टी दैट इज इक्वल टू π/2, 1/√LC का वैल्यू, L का वैल्यू कितना है 16 मिली हेनरी यानी 10⁻³ C यानी क्या है 10 माइक्रोफेरेड, है ना, 10 माइक्रोफेरेड यानी 10 × 10⁻⁻6 यानी 10⁻⁻5 इंटू टी दैट इज इक्वल टू π/2, 1/4 इंटू 10⁻⁻4 टी दैट इज इक्वल टू π/2, 2 1 जा 2 2 जा, ये सब इधर चला गया तो t इज इक्वल टू 2π इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड्स। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, एलसीआर सर्किट में आर की वैल्यू दी है, जेड की वैल्यू दी है, आरएमएस वोल्टेज दिया है, ट्रू पावर कंज्यूम्ड पूछा है अपने को, ट्रू पावर। ओके, अब ट्रू पावर जो होता है ना, हमको पहले देखना पड़ेगा, एक मिनट यहां पे ट्रू पावर ही है ना, ठीक, हाँ, ट्रू पावर। अब ट्रू पावर का जो फॉर्मूला है दैट इज IRMS ERMS cos phi। IRMS क्या होता है, ERMS बाई जेड, ERMS cos phi यानी क्या, R/Z। ERMS कितना दिया है 220, Z का वैल्यू 33, 220, R का वैल्यू कितना है 18/33, 11 20 सा 11 3 सा 11 20 सा 11 3 सा 3 3 सा 9 2 सा। तो करेक्ट आंसर इज 800 वॉट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 16। ओके, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, एन आइडियल इंडक्टर ऑफ 1/π हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 300 ओम रेजिस्टर। If 20 volt 200 hertz alternating source is connected across the combination, phase difference between voltage and current is। बेटा phase difference निकालना है। phase difference क्या होता है, tan inverse XL upon R, तो that is tan inverse 2π FL upon R, ठीक है। तो tan inverse 2π, फ्रीक्वेंसी कितना है, 200 इंटू L कितना है 1/π अपॉन R कितना है 300। तो 2 0 तो कैंसिल हो गए, पाई कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया tan इनवर्स, ऊपर बच गया 2 2 सा 4 और नीचे बन गया 3, तो tan इनवर्स 4/3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, an alternating EMF having voltage V is equal to V naught sin omega t is applied to a series LCR circuit। XL minus XC की वैल्यू R है, RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज, है ना। अब XL minus XC ये R है ना, ये गिवन है, ठीक है। हमको निकालना है RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस, है ना, यानी हमको निकालना है VC का फॉर्मूला IXC, ठीक है, IXC होगा। अब I जो होता है ये रहेगा ERMS, है ना, तो ERMS कितना रहेगा V0/√2 अपॉन Z इंटू XC। XC की वैल्यू 1/ωc, √2 नीचे आ गया, है ना, तो ये आ गया V0/√2 इंटू Z का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। लेकिन XL माइनस XC की वैल्यू R डाली, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस R² दैट इज √2R। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया √2R इंटू 1/ωc। तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ गया V0/2R ωc।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19। ओके, अब ये देखो, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट RLC and an AC voltage source all are connected in series. When L is removed from the circuit, phase difference between voltage and current in the circuit is pi by 3, है ना। जब L रिमूव करेंगे, L रिमूव्ड, तो सर्किट में क्या बचेगा? हाँ, सिर्फ RC बचेगा, ये हो जाएगा RC सर्किट। फाई का वैल्यू है ना, tan फाई का वैल्यू कितना होता है? XC बाय आर आ जाएगा। फाई की वैल्यू उन्होंने क्या बोला है? पाई बाई 3। पाई बाई 3 यानी क्या है? 60 डिग्री, यानी √3 इज इक्वल टू XC बाय आर, विच एम्प्लाइज XC की वैल्यू कितनी हो गई? √3R। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है? C रिमूव किया। आगे का क्वेश्चन पढ़ता हूं, अभी देखो। if instead C is removed from the circuit, phase difference is again pi by 3। C रिमूव करने के बाद में वो RL सर्किट बन गया। ओके, तो tan फाई अगेन अब क्या आ जाएगा? XL बाय आर। फाई की वैल्यू अभी भी 60 डिग्री है, मतलब √3 इज इक्वल टू XL अपॉन आर। आर इधर चला गया तो XL अगेन √3R आ गया। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे, XC और XL दोनों सेम है और ये है सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन। और सीरीज रेजोनेंस में पावर फैक्टर जो cos फाई होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, ये याद रख लो, है ना, जब XL और XC सेम है ना। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ गया ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट इज पास थ्रू LR सर्किट, द पावर फैक्टर इज √3/2 एंड R इज इक्वल टू 50 ओम, द वैल्यू ऑफ L इज, है ना। अब देखो, पावर फैक्टर √3/2 है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला है cos फाई, दैट इज R/Z, है ना। तो √3/2 that is equal to R upon square root of R square plus XL square। ठीक है, स्क्वायर कर लिया तो 3/4 इज इक्वल टू R square अपॉन R square plus XL square। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3R square plus 3XL square इज इक्वल टू 4R square। ये इधर चला गया तो 3XL square इज इक्वल टू R square, है ना। तो XL square इज इक्वल टू R square by 3। तो XL इज इक्वल टू R अपॉन √3। XL का वैल्यू कितना रहेगा? 2πFL, है ना। F की वैल्यू नहीं दी है ना, वैल्यू ऑफ L इज, है ना, वैल्यू ऑफ L निकालना है यहाँ पे। ओके, R की वैल्यू दी है ना, R की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2πFL दैट इज 50/√3। F देना चाहिए था यहाँ पे, मिसिंग है शायद, है ना। फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज देना चाहिए था, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, 2π इंटू 50 इंटू L दैट इज इक्वल टू 50/√3। 50 कैंसल, ये इधर आ गया तो L की वैल्यू आ गई 1/2√3π। तो करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 20। An AC EMF of peak value to 30 volt and frequency 50 Hz is connected to a circuit with R का वैल्यू दिया हुआ है, L का वैल्यू दिया हुआ है, कैपेसिटर इन सीरीज। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C फॉर द करंट इन द सर्किट टू बी मैक्सिमम, है ना। द वैल्यू ऑफ C एंड द मैक्सिमम करंट आर रिस्पेक्टिवली, सॉरी, है ना, रिपीट हो गया कुछ तो क्वेश्चन में ये आ गया, है ना। करंट इन द सर्किट टू बी मैक्सिमम, मतलब ये हो गया सीरीज रेजोनेंस। ये क्या हो गया? सीरीज रेजोनेंस। ओके, अब सीरीज रेजोनेंस के लिए अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है पहले, है ना। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, इसका आंसर मुझे तुम कमेंट में बताओगे। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, यस आई रिमेंबर। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना क्या आया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। In an AC circuit LCR in series, the ratio of apparent power to true power is, है ना। देखो, ट्रू पावर कितना होता है? ERMS, IRMS, cos फाई। और apparent पावर जो होता है ये होता है ERMS,
IRMS, ठीक है। हमको निकालना है एपरेंट पावर अपॉन ट्रू पावर। सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/cos⁵। 1/cos⁵ यानी होता है sec⁵, जो नहीं है यहाँ पे, लेकिन cos⁵ का वैल्यू होता है r/z, तो आंसर आ जाएगा z/r। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, एन अल्टरनेटिंग EMF is given by E is equal to E0 sin omega t. In how much time the EMF will have half its maximum value if E starts from 0, है ना। यानी हमको ये बताना है कि वैल्यू 0 से E0/2 कितने टाइम में आएंगी, तो इसका आंसर होता है t/12। डायरेक्ट है, शॉर्टकट है, याद रख लो, है ना। देखो 0 से E0 t/4, 0 से E0/2 t/12, 0 से E0/√2, है ना, जिसको अपन ERMS भी बोलते हैं। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, बताओ। ऐसे कुछ शॉर्टकट है, ये याद रख लो, है ना। तो इसका तो आंसर 23 का सी है। ओके, ये तो शॉर्टकट याद रख लो। A coil has inductance 2 Henry. The ratio of its reactance when it is first connected to an AC source and then to DC source. देखो, इंडक्टर जब DC सोर्स को लगाते तो उसका जो XC रहता है वो 0 होता है। तो XC AC अपॉन XC DC ये है 2πfl अपॉन 0, मतलब इंफिनिटी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ये कंसेप्ट है, ये याद रखो, ठीक है। 25, when a capacitor is connected in series LR सर्किट, द अल्टरनेटिंग करंट, है ना। अब अगर पहले LR सर्किट की बात करें तो उसका इंपेडेंस होता है √R² प्लस XL², लेकिन जब उसको LCR बना देंगे तो उसका इंपेडेंस जो है, नया इंपेडेंस, वो हो जाएगा √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। तुम अगर देखोगे तो Z' कम है Z से, मतलब Z कम हो गया तो I बढ़ जाएगा, तो करंट बढ़ेगा, तो करंट इंक्रीजेस। कम हुआ ना, देखो यहाँ पे XL² था, यहाँ पे XL माइनस XC का स्क्वायर है, तो माइनस हुआ ना, है ना। 26, an AC source is connected across pure inductive circuit. Which of the following figure shows the correct phase relation between current and EMF, है ना। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में I lags E by π/2 होता है ना। तो I lag कहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, तो B वाला ग्राफ करेक्ट है, B करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B, ठीक है। लैग यानी नीचे, है ना। In an AC circuit with pure capacitance C and AC source E is equal to E0 sin omega t, equation of instantaneous current is, है ना। प्योरली C सर्किट में I leads E by π/2, यानी इसमें प्लस π/2 आ जाएगा, है ना। और उसका जो I0 रहेगा, I0 वो रहेगा E0 by XC, तो E0 अपॉन 1/ωc, तो ये हो गया E0 ωc। तो I का इक्वेशन आ जाएगा I0 साइन ωt प्लस π/2, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, लीड है, तो I इज इक्वल टू E0 ωc साइन ωt प्लस π/2। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, है ना। फिगर शोज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस एंड कैपेसिटेंसेस, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LC सर्किट इज, L और 12 सीरीज में है, तो ये बन गया 3L। C और 2C पैरेलल में है, तो ये बन गया 3C। तो इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो आ जाएगी 1/2π√3L इंटू 3C। 3 3 = 9, रूट के बाहर चला गया, 3 हो गया, तो 1/6π√LC। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ गया ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29, a 4 microfarad capacitor is charged to 10 volt. The battery is then disconnected and a pure 10
milli Henry coil is connected across the capacitor so that LC oscillations are set up. The maximum current in the coil is. भाई इसके लिए एक शॉर्टकट बताऊंगा, ऐसा फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि जिन लोगों ने न्यूक्लियस बैच लिया है उसमें लेक्चर्स अटेंड किए तो उन्होंने देखा होगा कि भाई ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है. C इज इक्वल टू L ब्रैकेट में I अपॉन V होल स्क्वायर. ये शॉर्टकट याद रख लो. C इज इक्वल टू L I अपॉन V होल स्क्वायर. C का वैल्यू कितना है? तो I अपॉन V होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू C बाई L. तो I अपॉन V कितना है बेटा? 10 होल स्क्वायर. C का वैल्यू 4 माइक्रोफैराड है 10 टू द पावर माइनस 6. L यानी क्या है? इंडक्टेंस 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है ना. सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. टेकिंग स्क्वायर रूट तो I बाई 10 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. 10 इधर जाके सॉल्व किया तो आंसर आया 0.2 एम्पियर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 30. If the power factor changes from 0.5 to 0.25 because impedance changes from Z1 to Z2, then Z1 is equal to XZ2, the value of X is, है ना. हमको पता है पावर फैक्टर है ना that is equal to R by Z. तो पावर फैक्टर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z है ना. तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? पावर फैक्टर 1 टू पावर फैक्टर 2 दैट इज इक्वल टू Z2 अपॉन Z1 है ना. पावर फैक्टर 1 कितना है? 0.5 अपॉन 0.25 Z2 अपॉन Z1 यानी क्या है? X Z2. 2 जा कैंसल तो 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x. तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 दैट इज 0.5. तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 31. सेम करंट इज फ्लोइंग इन टू डिफरेंट AC सर्किट्स. First circuit contains only inductance and second circuit contains only capacitance. If frequency of AC is increased in both the circuits, the current will. Okay, देखो अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है ना. इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है क्या? नहीं. चेक कर लेते एक बार. चलो सॉल्व कर लेंगे अपन है ना. पहले सर्किट में इंडक्टेंस है. फर्स्ट सर्किट, सेकेंड सर्किट, ठीक है. अब एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई FL. XC का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 पाई FC. ठीक है. फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करेंगे तो XL कम होगा, XC बढ़ेगा. सॉरी उल्टा कर दिया क्या मैंने? उल्टा बोल दिया. XL बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो XC कम होगा. तो यहां पे करंट कम होगा, यहां पे करंट बढ़ेगा. तो डिक्रीजेस इन फर्स्ट सर्किट, इंक्रीजेस इन सेकंड सर्किट. तो करेक्ट आंसर यहां पे आ गया ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 32. रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज XC. इफ फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस आर डबल्ड, न्यू रिएक्टेंस इज, है ना. XC का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन 2 पाई FC. नया XC कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2 पाई. फ्रीक्वेंसी डबल, कैपेसिटेंस डबल. 2 2 जा कितना हो गया? 4. तो XC डैश दैट इज 1 बाय 4 इंटू 1 बाय 2 पाई FC. लेकिन ये तो क्या है? XC है. तो XC डैश दैट इज इक्वल टू XC बाय 4. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 33. एन AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू प्योर इंडक्टर. द करंट इन द इंडक्टर, है ना. प्योर इंडक्टर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2. ऑप्शन सी. ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन. 34 है ना. 34. द पावर फैक्टर ऑफ CR सर्किट इज 1 by √2. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सिग्नल इज हाफ, देन द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट बिकम्स, है ना. अब देखो पावर फैक्टर कितना है? 1 by √2. तो 1 by √2 दैट इज इक्वल टू R by Z. तो R अपॉन, है ना, Z की वैल्यू कितनी है? R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर. तो 1 अपॉन √2
इज इक्वल टू आर अपॉन आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया और रूट के बाहर आर, तो रूट में बचा 1 प्लस एक्सी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कैंसल। टेकिंग स्क्वायर तो 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्सी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहां से 1 प्लस एक्सी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 2 आई, तो एक्सी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 1, है ना। अब देखो इफ, अब यहां से नया क्वेश्चन, इफ फ्रीक्वेंसी इज हाफ देन एक्सी इज डबल्ड, एक्सी क्या हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा, है ना। तो देयरफॉर अब एक्सी डैश अपॉन आर नया, है ना, एक्सी डबल हो गया, सॉरी, तो एक्सी बाय आर की वैल्यू आ गई 1 यहां पे स्क्वायर रूट लेके बाद, तो ये डबल हो जाएगा, तो एक्सी बाय आर की, एक्सी डैश बाय आर की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 2, क्योंकि आर तो चेंज नहीं हुआ ना। फ्रीक्वेंसी हाफ करने से एक्सी डबल होता है बिकॉज एक्सी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। अब पावर फैक्टर का मैं नया फॉर्मूला यूज करूंगा, देखो पावर फैक्टर का ये भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्सी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, है ना। तो नया पावर फैक्टर, है ना, दैट वुड बी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्सी डैश अपॉन आर का स्क्वायर, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो दैट इज 1 अपॉन रूट 5। न्यूक्लियस बैच में ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार सॉल्व किया है, ये ऑलरेडी आ चुका है, पीवाईक्यू है ये, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तुम्हारा होमवर्क है ना। इसका आंसर तुम मेरे को बता देना, ओके। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36। In the LR circuit, the value of L is 0.3 by pi Henry and the value of R is 40 ohm. If in the circuit an alternating EMF of 230 volt at 50 cycles per second, यानी frequency is connected, impedance of the circuit and the current would be, है ना। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, XL 2 pi FL 2 pi, F की वैल्यू कितनी है 50, L की वैल्यू 0.3 by pi, कैंसल, तो यह आ गया 30 ओम। इंपेडेंस का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर सॉल्व करने पे 50 ओम आ जाता है। तो वैसे तो एक ही ऑप्शन है, तो डी टिक कर देना चाहिए था, बट अपने को निकालना है करंट, तो करंट भी निकाल लेंगे। करंट रहेगा E बाई जेड 230 बाई 50, तो आ गया 4.6 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 37। इन एन AC सर्किट R is connected in series with an inductance L, फेज एंगल 45 डिग्री है। याद रखो जब फेज एंगल 45 डिग्री रहता है तो XL इज इक्वल टू R होता है। फॉर्मूला है tan phi इज इक्वल टू XL बाय R। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 38। An AC source of frequency F is connected to a circuit containing an inductance L and resistance R in series. Impedance, भाई बहुत ही पांचट क्वेश्चन। इंपेडेंस होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39। A resistor of 5 ohm, inductor of inductance 2 by pi square Henry and capacitor of unknown capacity are connected in series to an AC source of 100 volt 50 hertz supply. When voltage and current are in phase, भाई ये लाइन देख रहे हो, voltage and current are in phase यानी क्या है, ये सीरीज रेजोनेंस है। ठीक है, ये क्या है, सीरीज रेजोनेंस। तो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस बेटा इसका शॉर्टकट है C इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल, 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर यानी 50 स्क्वायर इंटू एल कितना है 2 बाई पाई स्क्वायर, कैंसल। अब ये फेरेड में आएगा, हमको चाहिए माइक्रो फेरेड में, यानी 10 टू द पावर 6 अपॉन 4 टू ज़ा कितना है 8 इंटू 2500।
अब एक काम करेंगे, इसको 4×2 ही रखेंगे, 2×4 रख देंगे ऐसा, है ना। 10⁶, 2 बेटा ये जो है 10,000 है ना, 10,000 यानी 10⁴ ऊपर चला गया तो 100/2 दैट इज 50 माइक्रोफैरेड। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ गया ऑप्शन डी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट, सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखना था। 40 L, C and R are connected in series to an AC source. Which of the following is true? Phase relation between current and voltage is such that, है ना, both are out of phase with each other in R. Both are in phase in L and out of phase in C. है ना, both are out of phase in L and in phase in C. Both are out of phase in C and L. Okay, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। करंट और वोल्टेज जो है हमेशा L और C के आउट ऑफ फेज ही रहेंगे, क्योंकि करंट अगर ऐसा है तो EL ऐसा होता है और EC ऐसा होता है, तो आउट ऑफ फेज ही हुए ना, इससे आउट ऑफ फेज हुए, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। ये देखो, ये दोनों आउट ऑफ फेज होते। ओके, ये ग्राफ हम लोग ऑलरेडी सीरीज आरएलसी सर्किट में पढ़ते हैं, फेजर डायग्राम सीरीज आरएलसी का, है ना। अब एलसीआर सर्किट में द करंट सी, एल और आर की वैल्यू दी है, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर टू दैट इन कैपेसिटर व्हेन मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू सर्किट, मतलब ये कंडीशन है सीरीज रेजोनेंस की। अब तुमको पता होना चाहिए सीरीज रेजोनेंस में, है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर टू एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ एल आई स्क्वायर अपॉन हाफ सी वी स्क्वायर होता है। तो ये हो गया एल बाई सी ब्रैकेट में आई बाई वी का स्क्वायर। सीरीज रेजोनेंस में आई बाई वी 1/r होता है, v बाई आई आर होता है, क्योंकि z की वैल्यू r होती है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं एल बाई सी इंटू 1/r स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी है? 5 मिली हेनरी। सी की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोफैरेड। 1/r स्क्वायर यानी कितना? 25। 5 सॉल्व किया, 2 5 10, 10 टू द पावर -5, ऊपर चला गया +5 यानी 100। तो 100:1। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसका भी मेरे को आंसर तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसका आंसर कितना आया? L/2। इसका आंसर कितना आया? C/2। ठीक है। 43, ट्रू पावर टू एपरेंट पावर, है ना, ट्रू पावर टू एपरेंट पावर। ट्रू पावर क्या होता है? ERMS, IRMS, cos phi, और ये ERMS, IRMS, कैंसल कैंसल। cos phi की वैल्यू कितनी? R/Z। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44, इन सीरीज एलसीआर सर्किट आर की वैल्यू दी है, जेड की वैल्यू दी है, आरएमएस वोल्टेज दिया है, ट्रू पावर कंज्यूम्ड इज नियरली, है ना। ट्रू पावर का वैल्यू क्या होता है ना, ERMS, IRMS, cos phi। ERMS इंटू IRMS यानी क्या होता है? ERMS बाई Z, और cos phi का वैल्यू R/Z। 210/30 इंटू 18/30, 2 0 कैंसिल, 7 है ना, 49 इंटू 18। ठीक है, तो 44 का आंसर जो आ जाएगा वो आता है 882 वॉट्स, विच इज नॉट इन ऑप्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पे 900 टिक करके आ सकते थे, बट उसका मार्क्स मिला है। 45, इन एन एलसी सर्किट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस इज ओमेगा, द न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी व्हेन इंडक्टेंस इज मेड 4 टाइम्स एंड कैपेसिटेंस इज मेड 8 टाइम्स, है ना। अब ओमेगा का फॉर्मूला है 1/√LC। इंडक्टेंस कितना किया? 4 टाइम्स, और कैपेसिटेंस 8 टाइम्स, तो 1/√32LC, है ना। 32LC को अपन लिख सकते हैं
16 टू सा यानी 1/4√2 रूट LC, तो ओमेगा अपॉन 4√2। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ गया ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 46 है ना। द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF इन द सर्किट इज E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC होल स्क्वायर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ER कितना है 40, EL माइनस EC या EC माइनस EL करो तो 50 माइनस 20 का स्क्वायर, तो ये 30 हो गया। सॉल्व करने पे आंसर आता है 50 वोल्ट्स। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए था, है ना, आसान। लास्ट क्वेश्चन, इंडक्टर दिया है, कैपेसिटेंस दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, उसको एसी वोल्टेज सोर्स 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे लगाया हुआ है। टेंजेंट ऑफ फेज एंगल है ना, tan phi निकालना है, tan phi है ना। पहले निकालो एक्सएल 2 पाई FL, 2 पाई F की वैल्यू 50, L की वैल्यू 100/पाई मिली हेनरी है, तो 1 2 3 कैंसिल हो गए, पाई पाई कैंसिल, तो ये हो गया 10 ओम। XC का फॉर्मूला 1/2 पाई FC, 1/2 पाई, F का वैल्यू कितना है 50, 10 टू द पावर -3/2 पाई, 2 पाई कैंसिल, तो ये हो गया 1000/50 कैंसिल, तो ये हो गया 20 ओम्स। ठीक है, अब tan phi का फॉर्मूला डायरेक्ट XL माइनस XC अपॉन R, तो सॉरी मॉड ऑफ XL माइनस XC है ना, तो यहाँ पे क्योंकि XL छोटा है XC बड़ा है, तो ये हो गया 10/R की वैल्यू, रेजिस्टेंस कितना दिया है 10, तो ये आंसर आ गया 1। सिंपल क्वेश्चन था ना एकदम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 47। तो ये थे टोटल 47 क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट्स। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय एवरीवन।